जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का पदम स्टडी पॉइंट विथ जेके सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। बिल्कुल इस एक ही क्लास के अंदर इस एकीकरण के बारे में जो भी संपूर्ण फैक्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे। यह क्लास RAS, SI, रीट, CET इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना, और पसंद आ जाए तो अपने सभी साथियों तक शेयर करने का सहयोग जरूर करना। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने में आपका अमूल्य सहयोग जरूर प्रदान करना। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान का एकीकरण। तो साथियों, राजस्थान के एकीकरण को पढ़ने से पहले एकीकरण की पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन एकीकरण के पृष्ठभूमि से भी पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण की बात करें साथियों, तो सबसे पहले भारत के अंदर बात करें तो भारत में एक अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम की धारा 8 में ये प्रावधान था कि कोई भी क्षेत्र या रियासत या केंद्र शासित प्रदेश है वह या तो भारत में विलय हो सकता है, या पाकिस्तान में विलय हो सकता है, या वह स्वतंत्र रह सकता है। यह अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान था। तो इसके बाद देखिएगा कि जब हमारे एकीकरण का दौर चल रहा था, उसी समय भारत के अंदर अब एकीकरण के लिए सबसे पहले कोई न कोई आयोग होना चाहिए। तो सर्वप्रथम एक रियासती आयोग या रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। अब इसकी स्थापना की गई तो कब की गई, तो 5 जुलाई 1947 को की गई, दिल्ली के अंदर। रियासती आयोग की स्थापना कहाँ की गई, तो दिल्ली के अंदर की गई। कब की गई, तो 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई, रियासती आयोग की। अब हमारे दिमाग में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काफ़ी बार एग्जाम आया है कि एकीकरण के समय जो रियासती सचिवालय बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे, तो सचिव थे VP मेनन। अब इस आयोग ने एक घोषणा की। क्या घोषणा की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस आयोग ने कह दिया था कि केवल वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है। कौन सी रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, जिनके पास में दो कंडीशन दे दी कि जिनकी खुद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, और दूसरी शर्त रखी कि उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। यानी कि इस रियासती विभाग ने कहा कि वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी खुद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। तो हमारे राजस्थान में बात करें उस समय की, तो उस समय राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी जो इन शर्तों का पालन कर सकती थी। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी, तो राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें हैं, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। उदयपुर को मेवाड़ भी कह सकते हैं, जोधपुर को मारवाड़ भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एकीकरण के अंदर जो रियासती सचिवालय था उसकी शर्तों की पालन करने वाली राजस्थान की रियासतें कौन सी थी, तो राजस्थान की रियासत एक तो थी साथियों आपकी उदयपुर, एक थी जयपुर, एक जोधपुर और एक बीकानेर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं रियासतों के बारे में, क्योंकि रियासती विभाग होगा तो रियासतें भी होगी। तो देखिए साथियों, जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, तो राजस्थान के एकीकरण में शामिल रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान में रियासतों की बात करें तो एकीकरण के समय कुल साथियों 19 रियासतें थी। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और ठिकाने की बात करें साथियों तो 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना। तीनों की बात करेंगे अपन आगे, जब एकीकरण के चरण पढ़ेंगे तो प्रत्येक ठिकाने की, केंद्र शासित प्रदेश की और इन 19 रियासतों के बारे में बात करने वाले इस सेशन के अंदर। अब देखिए, जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय कुल रियासतें थी कितनी भारत के अंदर, ये भी तो बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए।
तो भारत के अंदर साथियों कुल रियासतें थी 565। कितनी रियासतें थी? कुल भारत में 565 रियासतें थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 565 में से एकीकरण कितना का किया गया? एकीकरण साथियों किया गया था वो 562 का किया गया था। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि साथियों 3 रियासतें ऐसी थी जिनका एकीकरण नहीं हो पाया था। वहां उनके जो शासक थे वो उस समय नहीं माने। फिर उसको बाद में जनमत संग्रह पुलिस कार्रवाई के आधार पर हमारे भारत में उसका विलय कर दिया गया। अब वो 3 रियासतें कौन सी है? तो ध्यान रखना, एक तो साथियों कश्मीर, एक है हैदराबाद और एक है जूनागढ़। ये 3 ऐसी रियासतें हैं जिनका एकीकरण के समय भारत में विलय नहीं हुआ था, एकीकरण के बाद में इनका विलय हुआ था। तो ये एक एग्जाम में काफी बार एक पूछा जा चुका है, तो यहाँ आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंदर कि राजस्थान में 19 रियासतें हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण कौन कौन सी रियासतें हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, और जनसंख्या के आधार पर बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो प्राचीन रियासत है साथियों अपनी मेवाड़, जो 567 ईस्वी में बनी थी, जिसे अपन उदयपुर भी कहते हैं। यानी कि या तो मेवाड़ नाम आता है या उदयपुर नाम आता है, वो एक समय की एक ही बात है। फिर नवीनतम की बात करें तो नवीनतम रियासत थी झालावाड़, 1838 में बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन कौन सी है? तो मेवाड़, और नवीनतम कौन सी है? तो झालावाड़। अब आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी रियासत कौन सी है? तो बड़ी तो है मारवाड़। मारवाड़ को जोधपुर भी कह सकते हैं, मैंने बता रखा है, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, या तो मारवाड़ आता है या जोधपुर। छोटी रियासत कौन सी है क्षेत्रफल के अनुसार? तो छोटी है शाहपुरा। जनसंख्या में बड़ी कौन सी थी? तो जनसंख्या में बड़ी रियासत है जयपुर, और छोटी रियासत कौन सी है? तो छोटी है शाहपुरा। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में छोटी पूछेगा तो शाहपुरा ध्यान रखना है, लेकिन बड़ी रियासत पूछे तो मारवाड़ या जोधपुर, और छोटी रियासत जनसंख्या बड़ी पूछे तो जयपुर। क्षेत्रफल में बड़ी कौन सी है? तो क्षेत्रफल में बड़ी है मारवाड़, और जनसंख्या में बड़ी कौन सी है? तो जनसंख्या में बड़ी है जयपुर। तो यहाँ से आपको जरूर फैक्ट है जो समझ में आ गया। ये राजस्थान की 19 रियासतों के कुछ फैक्ट है, उनके बारे में बात की है। अब आप आगे आता है कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर मुस्लिम शासक था या मुस्लिम रियासत थी। तो राजस्थान में साथियों एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो है टोंक, और टोंक की स्थापना होती है 1817 में। और जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय राजस्थान के जो टोंक रियासत है इसके शासक थे वो थे अजीजुद्दौला। तो एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1817 ईस्वी में। राजस्थान में साथियों 2 रियासतें ऐसी थी जिसको जाट रियासत कहते हैं। 2 रियासतों में कौन कौन सी? तो एक तो आपकी भरतपुर और एक आपकी धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर साथियों 2 रियासतें ऐसी है, इनको जाट रियासत के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मैंने एक एक फैक्ट को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया है। अब आता है कि जो 19 रियासतें हैं उनमें से सर्वाधिक तोपों की सलामी किस रियासत को दी जाती है? क्या चीज है? सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासत कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, सर्वाधिक तोपों वाली रियासत है वो है आपकी उदयपुर। उदयपुर को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो उदयपुर को 19 तोपों की सलामी दी जाती है, और रियासतें भी कितनी है? 19। और उदयपुर को भी कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो 19 तोपों की सलामी दी जाती है। तो आपके दिमाग में वो भी तो आना चाहिए कि ऐसी भी कोई रियासत है जहां पर तोपों की सलामी का अधिकार नहीं है, सलामी का अधिकार नहीं है। तो ऐसी कौन सी रियासत है? तो साथियों ध्यान रखना, एक तो आपकी किशनगढ़ जो अजमेर में, और एक शाहपुरा जो वर्तमान भीलवाड़ा में है। तो किशनगढ़ और शाहपुरा 2 ऐसी रियासतें हैं, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए ये भी चीजें आपकी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल, अब रियासतों के बाद में बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूटी जिसको कहते हैं। उस समय जब एकीकरण हो रहा था उस समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो साथियों उस समय भारत में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन से थे? तो एक था दिल्ली, एक था अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है,
और एक था बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और एक था कुर्ग जो कर्नाटक में है। ये 4 ऐसे मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे एकीकरण के समय राजस्थान अपने पूरे भारत के अंदर। पूरे भारत के अंदर आज़ादी से पहले की बात हो रही है। आज़ादी से पहले 4 यूटी थी। कितनी यूटी थी? तो आज़ादी से पहले साथियों कुल 4 यूटी थी। उनमें से पहली दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान का भाग है, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और कुर्ग जो कि कर्नाटक में है। अपने बात करते हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में। तो साथियों राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एक रियासत आती है अजमेर मेरवाड़ा, ठीक, सॉरी, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश आता है अपने अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा के साथियों केंद्र शासित प्रदेश था तो इसकी अलग से विधानसभा थी। उस विधानसभा का नाम था थार सभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो थार सभा को विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था थार सभा या धार सभा। कभी कहीं थार भी आता है, कहीं धार भी लिखा हुआ आता है। और दूसरा यहां से पूछा जाता है कि इसके मुख्यमंत्री कौन थे थार सभा या धार सभा के? तो साथ ही मुख्यमंत्री का ध्यान रखना हरिभाऊ उपाध्याय। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो काफी बार पूछे जाते हैं। अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, और सभा का नाम था थार सभा या धार सभा। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या इसमें साथियों 30 थी, ठीक है। यहाँ से आपके फैक्ट बिल्कुल सब क्लियर है। अपने पढ़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले फैक्ट की ओर। अब अपने पास में आता है मास्टर कैप्सूल के माध्यम से बात करते हैं। 2-3 मास्टर कैप्सूल भी लाएंगे साथ साथ। ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर कैप्सूल का मतलब होता है साथियों अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य। और तो जब एकीकरण हो रहा था उस समय राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य या बी श्रेणी में राज्य राजस्थान को शामिल किया था। और जो यूटी था केंद्र शासित प्रदेश उसे सी श्रेणी में शामिल किया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एकीकरण के बाद राजस्थान का कौन सा भाग सी श्रेणी में आता था? तो आता था साथियों अजमेर मेरवाड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ऐसा सवाल बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं अपने रियासतों की और केंद्र शासित प्रदेश की। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान में ठिकाने, क्योंकि ठिकानों की बात करना जरूरी है। तो राजस्थान में साथियों 3 ठिकाने थे। नीमराणा जो कि वर्तमान अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, और लावा। उस समय साथियों लावा था जयपुर रियासत का भाग, लेकिन वर्तमान में लावा कहाँ है? तो वर्तमान में लावा टोंक में है। ये ध्यान रखना, लावा है जो एकीकरण के समय तो जयपुर रियासत का भाग था, लेकिन वर्तमान में लावा टोंक जिले में स्थित है। अब नीमराणा की बात करें तो नीमराणा के शासक राजेंद्र सिंह थे, कुशलगढ़ के शासक हरेंद्र सिंह थे, और लावा के शासक प्रदीप सिंह थे। और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? तो बड़ा था कुशलगढ़ और छोटा था लावा। यहाँ से आप याद करने के लिए एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, नकुल। क्या याद कर सकते हैं? न कु ल। न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़, ल से लावा। तो यहाँ से आप इन ठिकानों के नाम भी याद रख सकते हैं नकुल के माध्यम से। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप कंफ्यूज ना हो। नकुल और कु बड़ा है, कु बड़ा है तो मतलब कुशलगढ़ बड़ा ठिकाना था, और छोटा ल है तो लावा छोटा ठिकाना था, ठीक है। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में सेट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अपनी स्लाइड की ओर। अब देखिए साथियों, ये अपने यहाँ से होती है राजस्थान के एकीकरण की वास्तविक शुरुआत। राजस्थान के एकीकरण की वास्तविक शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं। तो वास्तविक शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ। तीसरा बनता है कि कुल समय कितना लगा, और चौथा बनता है कितने चरणों में हुआ। बेसिक, बिल्कुल बेसिक। तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और समापन कब होता है? तो 1 नवंबर 1956 को समापन होता है। तो अब कुल समय कितना लगा तो आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। और कुल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और
14 दिन। और कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। चरण थे 7। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होता है, 1 नवंबर 1956 को समापन होता है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है और कुल 7 चरणों में संपन्न होता है। ये सब हर किसी को बंदे को पता होता है, लेकिन अपन एक एक फैक्ट पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको भी डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण। अब हमारा यहां से शुरू होता है राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण। सबसे पहले चरण के बारे में क्या क्या तथ्य ध्यान रखने हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला तो आता है कि प्रथम चरण का नाम क्या था? तो नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और प्रथम चरण का गठन कब हुआ था? तो जब एकीकरण की शुरुआत होती है। एकीकरण की शुरुआत कब होती है? 18 मार्च 1948 को। ये 2 फैक्ट तो यहां से ध्यान रखना है। प्रथम चरण का नाम, तो नाम है मत्स्य संघ, और 18 मार्च 1948 को इसकी गठन या स्थापना आने की शुरुआत होती है। इन पहला चरण कब होता है स्टार्ट? 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण की गठन होता है। नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि प्रथम चरण के मत्स्य जो संघ नाम रखा था, ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया साथियों के.एम. मुंशी ने। यहां से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि मत्स्य संघ नाम देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था के.एम. मुंशी। अब बात करते हैं अपन कि जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण के अंदर विलय होने वाली रियासतें और ठिकाने। तो साथियों प्रथम चरण के अंदर 4 तो थी रियासतें और 1 था ठिकाना। पहली बात तो यहां से ध्यान रखने की, प्रथम चरण जो मत्स्य संघ है 18 मार्च 1948 को इसका गठन होता है। इसके अंदर 4 ठिकाने और 4 रियासतें और 1 ठिकाना आता है। अब आपने आता है कि 4 रियासतें हैं कौन कौन सी? तो एक तो है साथियों आपकी अलवर, एक है रियासत भरतपुर, एक है धौलपुर और एक है करौली। अब ठिकाने की बात करें तो ठिकाना कौन सा है? तो ठिकाना है नीमराणा। अब यहां से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप शासक भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले आपको यहां से सीधा ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि अलवर के शासक कौन थे, तो अलवर के शासक थे तेज सिंह। भरतपुर के शासक कौन थे? तो भरतपुर के शासक थे बरजेंद्र सिंह। धौलपुर के शासक कौन थे? तो धौलपुर के शासक थे उस समय उदयभान सिंह। और करौली के कौन थे? तो करौली के थे गणेश पाल। अब देखिए अपन बात करते हैं ट्रिक की। तो अलवर सबसे तेज है, क्या रखें याद? अलवर सबसे तेज है। भरतपुर यूपी के पास का इलाका है, तो वहां भाषा बोली जाती ब्रज भाषा। तो भरतपुर का हो गया ब्रज भाषा बरजेंद्र सिंह, क्योंकि भरतपुर कहां पर है? यूपी बॉर्डर पर। तो यूपी की भाषा ब्रज भाषा से बरजेंद्र सिंह। तो भरतपुर का शासक कौन है? बरजेंद्र सिंह। धौलपुर में होता है सूर्य उदय, तो उदयभान सिंह। धौलपुर में क्या आता है? सूर्य उदय, तो उदयभान सिंह। और करौली, कर से करते हैं श्री गणेश, कर यानी कि हाथ, तो कर से करते हैं श्री गणेश, तो करौली से हो गया गणेश पाल। ये चारों नाम याद हो गए होंगे आपको। अलवर तेज है, तेज सिंह। भरतपुर की भाषा ब्रज भाषा से ब्रजेंद्र सिंह। धौलपुर में सूर्योदय, उदयभान सिंह। करौली से कर से श्री गणेश यानी गणेश पाल। तो आपको ये शासक याद हो चुके हैं। आप भी ऐसी ट्रिक को 2 बार वापस सुने, आपको जरूर पूरे के पूरे शासक याद हो जाएंगे इन चारों रियासतों के। आगे भी ऐसे कोई ट्रिक है तो हम जरूर बताएंगे आपको। इसके बाद देखिए इस मत्स्य संघ के और क्या फैक्ट है। तो मत्स्य संघ में साथियों बात करें तो देखिएगा, ये जो मत्स्य संघ है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। आजकल के क्वेश्चन राजस्थानी वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, आजकल क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि इसकी वार्षिक आय कितनी थी, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है कि मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था। 3 फैक्ट तो यहां से बनते हैं। और एक बनता है कि मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे। ये 4 फैक्ट आपको साथियों ध्यान रखने हैं। हाईलाइट कर देता हूं मैं इनको अलग से। तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी साथियों 184 लाख,
184 लाख इसकी वार्षिक आय थी। जनसंख्या कितनी थी? तो 18.38 लाख जनसंख्या थी। क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल था 12,000 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। और उप प्रधानमंत्री में आपको याद करना है जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। ये मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री आपको याद रखने। बाकी कुछ नहीं, बाकी सामान्य सी बातें हैं। राजधानी क्या थी? तो राजधानी अलवर थी मत्स्य संघ की। राज प्रमुख उदयभान सिंह था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो साथियों उद्घाटन किया गया था लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। और उद्घाटनकर्ता कौन था? तो उद्घाटनकर्ता था नरहरि गौड गिल। ठीक है। राजधानी क्या थी? राजधानी अलवर। राज प्रमुख, अलवर को राजधानी बना दिया तो धौलपुर वाला राज प्रमुख बन गया उदयभान सिंह। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। तो ये चीजें आपको यहाँ से सारी की सारी फैक्ट याद करने हैं। इस स्लाइड में से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलता है, तो इस स्लाइड को आप इंपोर्टेंट लगा करके सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों अपना आता है मास्टर कैप्सूल। इस मास्टर कैप्सूल की बात करें तो मत्स्य संघ के बारे में कुछ और कथन क्या है, तो देखिए यहाँ साथियों जो अलवर के शासक थे तेज सिंह और इनके दीवान थे एनवी खरे। कौन कौन? एक तो अलवर के शासक तेज सिंह और इनके दीवान एनवी खरे को गांधी जी की हत्या के तहत इसको नजरबंद करके रखा गया था, नजरबंद कर दिया था। तो ध्यान रखना कि गांधी जी की हत्या के तहत कौन सी रियासत के शासक को नजरबंद किया था? तो तेज सिंह और एनवी खरे। तेज सिंह शासक था और एनवी खरे उनका दीवान था। फिर आता है कि एक इंपोर्टेंट कथन आता है साथियों, काफी बार पूछा गया है कि किसने कहा था कि जाट का झंडा खतरे में है। एकीकरण के समय डायलॉग बोला था कि जाट का झंडा खतरे में है, तो वो कहा था साथियों बरजिंदर सिंह के भाई मान सिंह ने। बरजिंदर सिंह के भाई मान सिंह ने कहा था कि जाट का झंडा खतरे में है। और राजस्थान का या कौन से व्यक्ति है जिनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं? तो वो है साथियों जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। तो आपको यहाँ से फैक्ट याद रखने हैं। ये वाला इंपोर्टेंट है 2 नंबर वाला कि जाट का झंडा खतरे में है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अपने मान सिंह ने। और मान सिंह थे बरजिंदर सिंह के भाई। बरजिंदर सिंह कहाँ के शासक है? तो बरजिंदर सिंह मैंने आपको बताया था भरतपुर में भाषा ब्रज, तो बरजिंदर सिंह है भरतपुर के। ठीक है। और भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें हैं। आगे बात समझ में यहाँ पर। चलिए अगले बात करते हैं दूसरे चरण की। राजस्थान का दूसरा चरण, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। ठीक है, बिल्कुल दूसरे चरण के अंदर बात करते हैं। तो दूसरे चरण में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है नाम क्या था? तो नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, एक आता है राजस्थान संघ और एक आता है पूर्व राजस्थान संघ। तो ध्यान रखना साथियों, दोनों बातें याद रखना। राजस्थान संघ छठा बनेगा और ये है दूसरा, इसमें नाम है पूर्व राजस्थान संघ। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई। ठीक है। अब यहां से ध्यान रखना है कि इसके अंदर साथियों 9 तो आई थी रियासतें, एक आया था ठिकाना। कुल 10 थे, 9 रियासतें और एक ठिकाना को मिला करके दूसरा एक जो चरण है वो पूरा हुआ था। ठिकाना था कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा का है। और रियासतें की बात करें साथियों तो पहली रियासत है बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। अब देखिए आपको ऐसे तो नाम पढ़ने से याद नहीं होता है, लेकिन साथियों अगर हम बात करें अपन राजस्थान के मानचित्र की, तो मैं एक कच्चा मानचित्र आपके सामने बना करके थोड़ा सा याद कराने का प्रयास करूं तो समझिएगा। यहाँ पर 3 है, कौन कौन सी? यहाँ पर एक तो है कोटा, एक है झालावाड़, कोटा और झालावाड़, और एक है बूंदी। कोटा बूंदी 12 झालावाड़ है, यहाँ 4 हडोती माते तो बूंदी। मतलब एक तो हो गया
एक मिनट, एक तो हो गया बूंदी, एक हो गया कोटा और एक हो गया झालावाड़। ठीक है, जैसे कि अपन बीकाजी याद करते हैं, बीकाजी में BKJ, बीकाजी में BKJ याद करते हैं, तो BKJ यानी कि कोटा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यहाँ 3 आ गई। यहाँ पर आपको याद करना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो आपकी कुल कितनी रियासतें याद हो गई? यहाँ पर 6 हो गई। एक यहाँ पर ऊपर ही है जयपुर के पास टोंक, 7 रियासतें हो गई। 2 रियासतें आपको याद रखनी है, उनके आपको नाम ध्यान रखने हैं, एक तो किशनगढ़ और एक शाहपुरा। किशनगढ़ और शाहपुरा बीच में आ जाती है, इसलिए इनको दोनों को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। अब देखिए आपको याद हो जाएगा, हड़ौती के 3 जिले, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और एक ऊपर टोंक, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये इनके अंदर रियासतें थी जो शामिल हुई थी। याद रखने के लिए मैप को आप नज़र में रखेंगे तो 100% जिले आपको याद हो जाएंगे, कि रियासतें याद हो जाएगी कौन सी रियासतें दूसरे चरण में आई थी। तो दूसरे चरण के अंदर बात करें तो देखिए, दूसरे चरण के अंदर एक तो आती है टोंक, फिर आती है बूंदी, कोटा, झालावाड़, फिर आती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा हो गई, और एक ठिकाना आता है कुशलगढ़, बांसवाड़ा। अब अपने क्या याद करना है? अपने को याद करना है शासक। शासक याद करने के लिए ध्यान रखना, ब से बूंदी, ब से बहादुर सिंह। बांसवाड़ा में से गुजरती है कर्क रेखा तो चमकेगा कौन? चंद्रमा। बांसवाड़ा से गुजरती है कर्क रेखा तो चमकेगा कौन? चंद्रमा। के बांसवाड़ा के कौन है? चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर में से भी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन केवल लाइन बनाती है, रेखा बनाती है। कौन सी रेखा बनाती है? लक्ष्मण रेखा। डूंगरपुर में है लक्ष्मण रेखा, तो लक्ष्मण रेखा का मतलब लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ बेचारा खुद के नाम से ही बना हुआ है, प्रताप सिंह। और इसके बाद आपको किशनगढ़ का सुमेर, कोटा के भीम सिंह। कोटा के कौन है? कोटा का भीम, कोटा का भीम, कोटा का भीम, ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगी। कोटा के भीम सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, झालावाड़ के हरिश्चंद्र, झाला हरि, झालावाड़ हरिश्चंद्र, शाहपुरा के सुदर्शन, शाह से शाहपुरा, स से सुदर्शन, स से शाहपुरा, सा से सुदर्शन, शाहपुरा के सुदर्शन देव। और टोंक का साथियों आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद अली नहीं है, टोंक का है साथियों अजीजुद्दौला, 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 ये टोंक के शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फैक्ट की बात करते हैं। इस पूर्व राजस्थान संघ के अंदर और क्या बातें हैं? तो पूर्व राजस्थान संघ में भी वही काम ध्यान रखना है कि जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है और वार्षिक आय कितनी है। तो पूर्व राजस्थान की जनसंख्या 23.5 लाख, जबकि मत्स्य संख्या कितनी थी? तो मत्स्य संघ की जनसंख्या थी 18.38 लाख। पूर्व राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 16,807, जबकि मत्स्य संख्या कितना था? 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। पूर्व राजस्थान में आय कितनी है? तो आय 2 करोड़ से अधिक है, जबकि मत्स्य संघ की आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की आय थी 184 लाख। पूर्व राजस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ? कोटा दुर्ग में, जबकि मत्स्य संघ का कहाँ हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था कौन से? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो यहाँ पर भी उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल है, नरहरि गौडगिल। और राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी है कोटा। राज प्रमुख कौन थे? तो पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख है भीम सिंह। मत्स्य संघ के कौन से राज प्रमुख? उदयभान सिंह। यहाँ एक उपराज प्रमुख बना दिए गए, बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री कौन बना? पहले था शोभाराम कुमावत, अब कौन है? दूसरे चरण का हो गया गोकुल लाल असावा। विशेषता क्या है? तो यहां से साथ में ध्यान रखना, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से चरण में किया गया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से चरण में किया गया? ये आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक के हिसाब से ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि एकीकरण के कौन से चरण के अंदर
सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, तो साथियों वो है एकीकरण का दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। तो ये चीजें आपको यहां से इंपोर्टेंट लगा करके याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मास्टर कैप्सूल की बात कर लेते हैं। तो मास्टर कैप्सूल में साथियों क्या है कि जब पूर्व राजस्थान, इनकी राजस्थान का दूसरा चरण था, उसमें चंद्रवीर सिंह ने बहुत खतरनाक डायलॉग बोला था। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये कथन किसका है? क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में बना हुआ है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये कथन है चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के शासक का। जब चंद्रवीर सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और एक साथियों क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम उत्तरदायी, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कौन सी रियासत ने की थी? सर्वप्रथम पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना कौन सी रियासत ने की थी? तो वो थी साथियों रियासत शाहपुरा। कौन सी रियासत? शाहपुरा रियासत एक ऐसी रियासत है जिसने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया था। ये दोनों के दोनों फैक्ट आपको इंपोर्टेंट लगा करके ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है एकीकरण का तीसरा चरण। एकीकरण का तीसरा चरण जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ, या खाली संयुक्त राजस्थान भी कहते हैं। तो तीसरे चरण की स्थापना कब हुई? तो गठन हुआ था इसका साथियों 18 अप्रैल 1948 को। 1948 के अंदर साथियों 3 चरण होते हैं। पहला मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की तारीख क्या थी? तो मत्स्य संघ था साथियों आपके 18 मार्च। 18 मार्च। फिर आता है दूसरा पूर्व राजस्थान संघ। इसकी तारीख क्या थी? इसकी तारीख थी साथियों आपकी 25 मार्च। 25 मार्च। और फिर आता है तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। इसकी तारीख क्या है? 18 अप्रैल। ये तीनों तारीखों को 18 25 18 मा अ, मा मा अ, 18 25 18 मा अ, इतना याद रखना। भी फिर पूरी ट्रिक बनाएंगे अपन आगे। तो तीसरे चरण की स्थापना होती है 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? तो देखिए साथियों, तीसरे चरण के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका दूसरा चरण था, कौन सा? पूर्व राजस्थान संघ। उस पूर्व राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर को मिला दिया गया। किसको मिला दिया? उदयपुर, मेवाड़ को मिला दिया। तो संघ का नाम क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान। पूर्व राजस्थान के अंदर जब उदयपुर को मिला दिया तो उसका नाम रख पड़ा संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की जनसंख्या कितनी हो गई? तो जनसंख्या हो गई साथियों 42 से 60 लाख, या 42.60 लाख। यहाँ 42.60 लाख, ध्यान रखना थोड़ा सा, मिस प्रिंटिंग ऐसे दिख जाते ना। क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल था साथियों 29,777 किलोमीटर। आय कितनी थी? तो आय थी साथियों इसकी 3.16 करोड़। 3.16 करोड़। अब देखो, पहले लाख लिखा, करोड़ लिखा, 2 करोड़ से अधिक, अब यहाँ लाख लिख रहे हैं। तीसरे चरण की आय थी साथियों 3.16 करोड़। ठीक है। तो ध्यान रखना है तीनों फैक्ट। वार्षिक आय, 1 मिनट, वार्षिक आय, तो आय थी 3.16 करोड़। क्षेत्रफल पूछे तो 29,777 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या पूछे तीसरे चरण की तो 42.60 लाख। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे चरण के अंदर। तो तीसरे चरण में साथ में देखिए इसके अंदर संयुक्त राजस्थान संघ है, जो नाम था तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान संघ। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। उद्घाटन किया किसने? तो तीसरे चरण का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजधानी क्या बनाई? तो राजधानी बना दी थी साथियों तीसरे चरण की, वो आपकी बना दी थी उदयपुर को।
ठीक है। और राज प्रमुख किससे बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह को। अब ये भूपाल सिंह कहाँ के हैं? उदयपुर के। उदयपुर के शासक कौन है? भूपाल सिंह। मेवाड़ के कह दो या उदयपुर के कह दो, भूपाल सिंह। उपराज प्रमुख किससे बनाया गया? तो कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया तीसरे चरण के अंदर। प्रधानमंत्री किससे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। और इस माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है यहाँ पर मास्टर कैप्सूल कि भीम सिंह ने 1946 में राजस्थान यूनियन संघ की स्थापना की। राजस्थान यूनियन संघ की स्थापना की और सर्वप्रथम राजस्थान के एकीकरण का प्रयास किया। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास कौन से शासक ने किया था? तो वो थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह कहाँ के शासक है? तो यहाँ ध्यान रखना साथियों, भोपाल सिंह शासक थे उदयपुर के। कहाँ के? उदयपुर के। थोड़ा सा आराम से लिखते हैं ताकि अच्छा लिख सकें अपन। उदयपुर। और इन्होंने 1946 में प्रयास किया था और नाम रखा था राजस्थान यूनियन संघ या राजस्थान यूनियन की स्थापना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एकीकरण का सबसे पहले प्रयास किसने किया? तो भोपाल सिंह ने किया था, 1946 में किया था और नाम रखा था राजस्थान यूनियन संघ या राजस्थान यूनियन की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण बढ़ते हैं अपन। अब देखिए साथियों, चौथे चरण में क्या होता है कि 3 चरण थोड़े बड़े हैं। अब धीरे धीरे इसमें चौथे चरण के बाद तो कुछ है ही नहीं, एकीकरण समाप्त की तरह हो जाता है। कुछ 2-3 फैक्ट होते हैं, उसके अंदर बातें ध्यान रखनी है, लेकिन 3 चरण तक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनसंख्या कितनी थी, आय कितनी थी, क्षेत्रफल कितना था, ये सारी बातें ध्यान रखनी होती है। तो राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण है, इसके अंदर बात करते हैं अपन। इसका नाम रखा गया वृद्ध राजस्थान संघ। अब चौथा चरण कब बनता है? 348 में हो गए, तो चौथा बनेगा 49 में, 30 मार्च 1949 को। इसी दिन 30 मार्च को साथ में राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब चौथे चरण में क्या हुआ था? तो 4 तो रियासतें थी साथ में विलय होने वाली और एक ठिकाना था। ठिकाना कौन सा? लावा। क्योंकि देखो पहले हो गया था सबसे पहले निमराना और दूसरे चरण में हो गया था किशनगढ़, कुशलगढ़, और तीसरे में कोई ठिकाना था नहीं, चौथे में ठिकाना आता है लावा। ठीक है। अब रियासतें कौन सी है? तो रियासतें एक तो थी जयपुर रियासत, एक जोधपुर या मारवाड़, एक बीकानेर और एक जैसलमेर। अब इनके शासक याद करते हैं। तो शासक जयपुर का मानसिंह, जयपुर मांझा, जयपुर का मानसिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह, मारवाड़ के हनुमंत, तो जोधपुर के हनुमंत सिंह, बीकानेर का सरदुल सिंह, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। जैसलमेर रघुनाथ, बीकानेर सरादुल, जोधपुर हनुमंत, जयपुर मांझा। ठीक है। तो ये थे इनके शासक। आगे बात करते हैं इनके बारे में, चौथे चरण में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए साथियों, चौथे चरण की बात करें तो इनका नाम था वृहत राजस्थान संघ। इनका उद्घाटन किया गया था, चौथे चरण का उद्घाटन था सिटी पैलेस जयपुर में। ये स्थान अब पूछे जाने लगेंगे। तो चौथे चरण का उद्घाटन स्थान है जयपुर, और तीसरे चरण का था उदयपुर। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो चौथे चरण में उद्घाटन करते हैं वह वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। राजधानी क्या बनाते हैं चौथे चरण में? जयपुर। तीसरे में क्या थी? उदयपुर। महाराज प्रमुख बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि चौथे चरण के अंदर महाराज प्रमुख किसे बनाया था, और ये भोपाल सिंह, जो कि आजीवन महाराज प्रमुख रहे। कौन? भोपाल सिंह। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज प्रमुख किसे बनाते हैं? तो जयपुर के मान सिंह को राज प्रमुख बना देते हैं। अब ये राज प्रमुख भी यहाँ पर रहेंगे लगातार, जब तक राज्यपाल पद नहीं बनेगा तब तक राज प्रमुख मान सिंह रहेंगे। उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख भीम सिंह और हनुमंत सिंह को उपराज प्रमुख बना दिया गया, राजी कर दिया कि आप खुश रहो, आप उपराज प्रमुख बन जाओ। कौन कौन से? कोटा वाले भीम सिंह को और जोधपुर के हनुमंत सिंह को। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो चौथे चरण में प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है। ये ध्यान रखने प्रमुख फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं मास्टर कैप्सूल की। मास्टर कैप्सूल में देखिए, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी रियासत है जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी?
अब भाई साहब जोधपुर वाले तो बर्बाद हो जाते अगर ये पाकिस्तान में चले जाते तो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अच्छा प्रयास किया कि इस हरमन सिंह को मना करके हमारे यहाँ भारत में रखा, राजस्थान में रखा। तो ये थे पाकिस्तान में जाने को इच्छुक हरमन सिंह। अब इसी समय एक समिति बनती है, सत्यनारायण राव समिति। इसने सिफारिश पर ही जयपुर को राजधानी बनाया था। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यनारायण राव समिति के अनुसार राजधानी क्या होनी चाहिए, तो राजधानी होनी चाहिए जयपुर। न्याय कहाँ होना चाहिए, तो न्याय होना चाहिए जोधपुर में। शिक्षा कहाँ होनी चाहिए, तो शिक्षा होनी चाहिए बीकानेर में। वन कहाँ होने चाहिए, तो वन होने चाहिए कोटा में। खनिज कहाँ होना चाहिए, तो खनिज होना चाहिए उदयपुर में। और कृषि कहाँ होनी चाहिए, तो कृषि होनी चाहिए भरतपुर में। मतलब न्याय विभाग जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन विभाग कोटा, खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर। ये साथियों काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चौथे चरण के अंदर प्रमुख विभाग कहाँ कहाँ थे या उनके बारे में कोट मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस स्लाइड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा करके ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण आ गया है हमारे सामने। 5वें चरण के अंदर साथियों क्या होता है, नाम पड़ जाता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। इसकी गठन 15 मई 1949 को होता है। इसके अंदर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिला दिया गया था। मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया तो नाम पड़ गया था संयुक्त वृद्ध राजस्थान। क्वेश्चन बनता है कि मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाने का सुझाव कौन सी समिति ने दिया, तो वो थी शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति, इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे शंकर राव और अन्य सदस्य थे प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा। यहां से क्वेश्चन बनता है प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा और शंकर राव ये समिति के सदस्य थे। समिति का नाम क्या है, तो शंकर राव समिति। सदस्य कितने, 3। इसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान संघ में मिला दिया गया था। बाकी तो ध्यान रखना है आपको कि राजधानी वही जयपुर, महाराज प्रमुख वही भोपाल सिंह, राज प्रमुख वही मान सिंह, प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। राजस्थान का 5वां हो गया था चरण। अब राजस्थान का 6ठा चरण। 6ठे चरण में साथियों राजस्थान को नाम दे दिया राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को। कब बना, तो ये साथियों 6ठे चरण में आप जब बात करेंगे तो जो 5वां चरण था संयुक्त वृद्ध राजस्थान, क्या 5वां चरण था अपना संयुक्त वृद्ध राजस्थान। इस संयुक्त वृद्ध राजस्थान में सिरोही का क्षेत्र मिला दिया आबू देलवाड़ा को छोड़कर। आबू देलवाड़ा को छोड़कर जब सिरोही का क्षेत्र मिल गया तो नाम पड़ गया था राजस्थान संघ। और ये 26 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी जयपुर। वही महाराज प्रमुख गोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह, मुख्यमंत्री हीरालाल, सेम टू सेम। आगे देखिए, आगे बात करते हैं साथियों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की। तो मास्टर कैप्सूल में देखिए 26 जनवरी 1950 को अपने देश को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया इस प्रदेश को। तो राजस्थान को विधिवत नाम कब दिया गया, तो ध्यान रखना राजस्थान को विधिवत नाम दिया था 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान का विधिवत नाम पड़ा राजस्थान। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम सीएम और राज्य के प्रथम मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री है। अब आते हैं राजस्थान का 7वां चरण एकीकरण का। 7वें चरण का नाम वर्तमान राजस्थान है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है 7वें चरण का। और 7वें चरण में आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को मिला दिया गया और अजमेर का सुनेल टप्पा नामक स्थान राजस्थान में विलय हो गया और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र एमपी में विलय कर दिया गया। इसके लिए एक समिति बनी थी, फैजल अली समिति। ठीक है, और फैजल अली समिति की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा राजस्थान में आ गए और एमपी का सिरोंज को, एमपी का सुनील टप्पा इसको तो दे दिया राजस्थान में और राजस्थान का सिरोंज इसको दे दिया एमपी में। ठीक है, ये थे 7 चरण के फैक्ट। आगे देखते हैं कि मास्टर कैप्सूल में बात करें तो 1956 में
राजस्थान के स्थान पर, राज प्रमुख के स्थान पर ही राज्यपाल पद का सृजन हो गया और पहले राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह। और राजस्थान दिवस 23 मार्च, राजस्थान की स्थापना दिवस 1 नवंबर। रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर सादुल सिंह और अंतिम रियासत धौलपुर उदयभान सिंह। ये फैक्ट ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतों में पहली रियासत है बीकानेर सादुल सिंह और अंतिम रियासत है धौलपुर उदयभान सिंह। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। तो आगे है कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम के इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। और नहीं तो आप सर्च कर लेना पदम स्टडी पॉइंट विथ जीके सर, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।